हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑडिट दिवस का। और साथ में उसका रिलेटेड एस्पेक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने कुछ साल पहले पूरे नेशन में तहलका मचा दिया था, क्योंकि उसी की जो रिपोर्ट आई थी, कैग की जो रिपोर्ट्स आई थी, 2G स्कैम के ऊपर आ गया था, कॉमनवेल्थ गेम में जो स्कैम हुआ था उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई थी, उसके बेसिस पे ही इंडिया की पॉलिटी काफ़ी चेंज हुई थी। तो कैग तब से प्रोमिनेंस में है। और अभी रिसेंटली पहला ऑडिट दिवस इन रिकॉग्निशन ऑफ कैग, तो वो आपका स्टैब्लिश करा गया है। उसी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एड्रेस करा था। ये एड्रेस्ड एन इवेंट मार्किंग द फर्स्ट ऑडिट दिवस, तो ये पहला ऑडिट दिवस है। तो इसके कंटेक्स में मैं आपसे पूछूंगा कि ऑडिट दिवस हमने क्यों सेलिब्रेट करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके बाद मैं आपके कैग के बारे में पढ़ाऊंगा कि क्या उसके प्रीलिम्स रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और साथ में क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो सजेस्ट करे जाते हैं टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ कैग। तो इस टॉपिक को अगेन आई बी डिस्कसिंग इन 3C अप्रोच फ्रॉम मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज आई विल बी कवरिंग इट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, येट कंसाइज एंड इन अ कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट। तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑडिट दिवस, पहला ऑडिट दिवस ऑफ कैग आपका सेलिब्रेट करा गया है। तो ये टेस्ट करने के लिए कि आप लोग कितना रेगुलर अपने न्यूज़पेपर से आसपास की अवेयरनेस है, तो मैं कुछ आपसे एमसीक्यूज पूछूंगा और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि आपको कितनी अवेयरनेस है। तो एमसीक्यूज काफ़ी सारे बन जाते हैं बीइंग अ पॉलिटी टॉपिक। मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है, थैंकफुली यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है, कि जो ऑडिट दिवस है वो आपका कब सेलिब्रेट करा गया था, पहला ऑडिट दिवस, उसकी डेट क्या है जिसको अब हर साल सेलिब्रेट करा जाएगा। 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 15 नवंबर। तो करेक्ट आंसर है आपका 16 नवंबर। इस दिन क्या की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो इसीलिए हर साल आपका 16 नवंबर को ऑडिट दिवस सेलिब्रेट करा जाएगा। साथ में मैंने एक और भी टॉपिक आपका डिस्कस करा था, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करा गया था। वो लेक्चर यूट्यूब पे AQ बायस के चैनल पे अपलोडेड है मेरा लेक्चर। उस पर मैंने आपको बिरसा मुंडा के बारे में भी बताया था, उनकी लाइफ के बारे में, ट्राइबल रिवॉर्ड्स और क्या क्या ट्राइबल्स के कंटेक्स्ट में जो म्यूजियम्स हैं वो सेटअप करे जा रहे हैं, और उस डेट की सिग्निफिकेंस बताई थी। तो 15 नवंबर आपका हो गया। जो नई डेट्स स्टैब्लिश करी गई हैं, जनजातीय गौरव दिवस है, और जो आपका 16 नवंबर है वो आपका ऑडिट दिवस हो गया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा कि द स्टेटस ऑफ द कैग, इफ वी सी द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स जो आता है आपका, तो उसमें देखा जाए तो कैग एक इंस्टीट्यूशन भी है और एक पर्सन को भी हम कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल मेंबर बॉडी है। तो इस वजह से वहां पे मतलब जो कैग है आपका, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो एक इंसान होता है, ऐसा नहीं कि टीम है कोई। तो उसका जो स्टेटस है वो किसके सिमिलर होता है? इज इट सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज? इज इट सिमिलर टू अ इलेक्शन कमिश्नर? इज इट सिमिलर टू आपका CGA जो होता है उसके सिमिलर है? तो किस बॉडी से रिलेटेड आपका है? तो इसका जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट जज से सिमिलर है। इसकी सैलरी हो गई, इसकी जो रिमूवल की कंडीशंस हो गई, वो एक सुप्रीम कोर्ट जज के सिमिलर है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऑल दो इट इज़ इग्नोर्ड कुछ सालों में, लेकिन प्रोमिनेंट न्यूज़ में आया है। अब कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कौन सा आर्टिकल इसके अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल से डील करता है? अगर मैं ऑप्शन दूँ आपके, आर्टिकल 147, 148, 149, 150, तो कौन सा आर्टिकल है? तो करेक्ट आंसर है उसका आर्टिकल 148। सिमिलरली अगर मैं ये बात आपसे कहूँ कि अकाउंट्स के जो आपके जो सेंटर एंड स्टेट के जो अकाउंट्स है, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रेडोमिनेंटली आपका? अगेन उसमें से मैं अगर ऑप्शन दूँ, आर्टिकल 148, 149, 150, 151, तो कौन सा आर्टिकल है कि अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कैग? तो ये अगर आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये आर्टिकल है आपका 150। फिर एक और मैंने आपको अभी जैसे लेक्चर में आपको डिस्कस कराऊंगा कि कैग की जो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, जो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस की जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, दैट शुड बी टेबल्ड इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो क्या स्क्रूटिनाइज करेगी? तो उसकी जो कमेटीज होती है आपकी, पब्लिक अकाउंट कमेटीज हो गई, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, तो ये आपकी स्क्रूटिनाइज करती हैं। बट ये कौन सा आर्टिकल कहता है कि द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग शुड बी टेबल्ड इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट? ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 149, 148, 150, 151। तो करेक्ट आंसर आपका आर्टिकल 151। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये आर्टिकल ध्यान रख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हु वाज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब अगर मैं प्री इंडिपेंडेंट ब्रिटिश इंडिया की बात करूं, जब कैग की इंस्टीट्यूशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जब उसकी बिगिनिंग्स हुई थी हम्बल, तो कब हुई थी उसकी, और तो कौन सा था? अगर मैं उसके ऑप्शन जो उसमें आपके काफी सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, तो बट द करेक्ट आंसर उसका एडवर्ड ड्रूमंड, एडवर्ड ड्रूमंड करके जो इंसान थे, वो आपके ऑडिटर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया में, पहले ऑडिटर जनरल थे। अब उनको अपॉइंट कब करा गया था, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है।
1857, 1858, 1859, 1860, ये भी हो सकता है, या फिर 1861 अगर आपको लगे वहां पे कोई एक एक्ट भी पास करा गया था। तो कौन सा आपका ऑडिटर जनरल था आपका, कब अपॉइंट करा गया था, कौन से ईयर में? करेक्ट आंसर 1860। जब मैं आपको बताऊंगा तो कैग एज अ इंस्टीट्यूशन, उसकी जो रूट्स हैं वो 1858 में जाती हैं, पर जो अपॉइंट करा गया था कैग को एज अ पर्सन, तो वो आपका 1860 में करा गया था। नाउ हु वाज द फर्स्ट ऑडिट सीएजी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, अगर मैं कहूँ सुकुमार सेन हो गया आपका, और कुछ और ऑप्शंस दूं, जैसे हो गया वी नरहरि राव हो गया, तो वो कौन सा आपका विजय लक्ष्मी पंडित होगी। तो ऐसी अगर ऑप्शंस दूं तो पहला कैग कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? तो उसका करेक्ट आंसर है वी नरहरि राव। क्योंकि हमें कुछ लोगों के ही नाम याद करने होते हैं, सारे ही नहीं, क्योंकि एक तो फर्स्ट का नाम आपको ध्यान रखना होता है, जैसे आपका इलेक्शन कमिश्नर हो गया, फिर उसके बाद कैग हो गया, कौन सा पहला आपका सुप्रीम कोर्ट जज था, सारे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। तो इस तरीके से आपके ये जो पर्सनालिटीज है तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। अब पहला याद रख लीजिए, करंट है वो याद रख लीजिए, और बीच में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, कोई कमेटी हेड करी है जिसकी बहुत ड्रास्टिक रिकमेंडेशंस थी, तो वो आप याद कर सकते हैं। तो वी नरहरि राव ये पहले कैग थे इंडिया के। अब एक और क्वेश्चन है मेरा, हु गिव द स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द ऑडिटर जनरल? ब्रिटिश इंडिया की बात करूं तो बहुत सारे एक्ट पास हुए थे, तो कौन से एक्ट ने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि एक लीगल बॉडी का दर्जा दिया गया था? अगर मैं उसमें कहूँ तो आपका हो गया काउंसिल एक्ट ऑफ आपका हो गया 1892 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ आपका हो गया 1919 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोई और हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हो गया। तो ये आपका ट्रिकी हो सकता है, ये हिस्ट्री और पॉलिटी को मिक्स कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्मल बेसिक तो उनको पता चल जाएगा कि डायरकी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, किसने क्या इंट्रोड्यूस करे थे, स्टेट्स को जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स उनको कैसे डील करा गया था, तो ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ लेते हैं। पर अगर ऑडिटर जनरल की बात करूँ, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन मिक्स विद हिस्ट्री, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉकटेल आई वुड से। तो जो स्टैट्यूटरी स्टेटस आपका दिया गया था, दैट वाज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1919, ठीक है, 1919। तो ये आपका हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब एक और कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग फंक्शंस, जो आपकी अगर हिस्ट्री की ही बात करें, क्योंकि ऑडिट दिवस है तो यानी कि उसको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, तो इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय कैग, पर जो बेसिक अकाउंटिंग फंक्शंस थे फॉर सेंटर, अगेन अकाउंटिंग फंक्शंस फॉर स्टैंडर्ड्स वर टेकन अवे बाय कैग एंड गिवन टू सीजीए, ठीक है। तो वो कौन से ईयर में करे गए थे? अगर मैं आपको दूं 1971, 1976, 1981, 1986 ऐसे ऑप्शंस दूं, तो क्या ऑप्शन है? लगेगा कि 1971 है, क्योंकि कैग का एक एक्ट भी है जो 1971 का, जो उसको गवर्न करता है। बट द करेक्ट आंसर इज आपका 1976 है। 1971 में तो वो एक्ट पास करा गया था, पर 1976 में द अकाउंटिंग फंक्शंस रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट वर टेकन अवे बाय कैग, ये आपका था, ठीक है। और अगर हम स्टेट की बात करें, तो क्या स्टेट के जो अकाउंटिंग फंक्शंस है दैट हैव बीन टेकन अवे? नो, स्टेट की जो अकाउंटिंग होती है वो कैग ही करता है आपका, ये आपको ध्यान रखना। अगेन द अकाउंटिंग फंक्शंस फॉर सेंटर वर टेकन अवे इन 1976, बट फॉर द स्टेट इट स्टिल रिमेन, ये आपका है। नाउ हाउ इज द कैग अपॉइंटेड? चलो एक आंसर तो मैं ही दे देता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कैग को अपॉइंट करता है, पर जो किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करता है? Is it on the recommendation of the finance ministry? Is it on the recommendation of the prime minister? Is it on the recommendation of the collegium? आपका एक ग्रुप अपॉइंट करता है which includes prime minister, finance minister and leader of opposition, or is it the collegium which includes prime minister, आपका leader of opposition and chief justice of India? तो ये कुछ ऑप्शंस ऐसे दे सकते हैं, but the correct answer is CAG is appointed by president of India on the recommendations of prime minister। तो ये आपका है, कोई वहाँ पे कोलिजियम सिस्टम नहीं है जिसमें अपोजिशन पार्टीज का लीडर ऑफ अपोजिशन है जो इन्वॉल्व होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इकलौता आपको अपॉइंट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ कैग? 60, 65, 62, 70 ईयर्स। तो इसकी रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स और 6 ईयर्स टेन्योर, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपके मतलब यानी कि आपके 6 साल अगर आपके पहले खत्म हो रहे हैं तो आपको तभी अब रिटायर हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि 6 साल कंप्लीट नहीं हुए आपके और फिर आपकी 65 ईयर्स हो गए तो आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो 65 ईयर्स और 6 ईयर्स टेन्योर, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल एक अलग केस है कि उसको रिमूव भी करा जा सकता है टेन्योर से पहले, बट वो एक्सट्रीम केसेस में होता है, एंड दैट इज द रिमूवल इज सिमिलर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू द, इट्स वेरी सिमिलर टू द
रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी के एस्पेक्ट में, और मैंने आपको थोड़ा मेंस के एंड में भी बता दिया कि एक रिकमेंडेशन है कि कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए इन्वॉल्विंग द लीडर ऑफ अपोजिशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट कैग। तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको वैसे एमसीक्यूज के थ्रू तो मैंने आपको सारे बता ही दिया है, बट अगेन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, इन अ 3C अप्रोच, आई विल डिस्कस द टॉपिक अगेन। मैं आपको उसमें बता देता हूँ पॉइंट वाइज, कुछ और अगर पॉइंट्स रह गए तो वो भी शेयर कर लूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एमसीक्यूज यू कैन डिसाइड दैट हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस प्रेमाइसिस में 16 नवंबर को पहला ऑडिट दिवस, ये इस वजह से सिग्निफिकेंस है लेक्चर इसलिए क्योंकि पहला ऑडिट दिवस है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करा गया था। तो इसमें यही मोदी जी ने बोला था कि कैग और गवर्नमेंट हमेशा दुश्मन नहीं, अब हम दोस्त हैं, क्योंकि काफ़ी साल पहले यूपीए के टाइम पे वहाँ पे 2G स्कैम जो अनकवर करा था, तो उसमें कैग का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था। तो कैग को क्रिटिसाइज भी करा जाता था कि वो गवर्नमेंट की सिर्फ वो गलतियाँ निकाल रही है। तो मोदी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो हिस्टोरिक ओरिजिन है कैग की उसको भी हमको अप्रिशिएट करना है, और जो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है उसको अप्रिशिएट करना है। तो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। CAG is also, Comptroller and Auditor General of India is also known as the Supreme Audit Institution. It is ranked 9th in the order of President and enjoys the same status as a sitting judge of Supreme Court. Again, sitting judge of Supreme Court, यानी कि ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि रिटायर्ड है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आपका 9वें नंबर पे आता है, यानी कि टॉप 10 में तो आ जाता है इसकी रैंक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसे लीगल स्टेटस दिया था, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट करा था तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और आर्टिकल 148, 151 है जो मेनली डील करते हैं कैग के साथ। कुछ और भी एक दो आर्टिकल्स है, शेड्यूल है जो ओथ रिलेटेड है, वो अलग से आर्टिकल्स हैं, पर मेनली यही आर्टिकल है जो इसका चार्टर है वो है। अब हम इन आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। 148 क्या कहता है, क्योंकि 4 आर्टिकल्स है तो इजीली डिस्कस भी हो जाएंगे। इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ कैग। अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कहता है, that there shall be a CAG which shall be appointed by the President of India, ठीक है, and CAG shall only be removed from office in like manner and on the ground as a judge of the Supreme Court। बाकी जो इसकी जो आस्पेक्ट है कि उसमें प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा, उसके लिए 1971 का एक्ट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करता है एंड इसका जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरीके से होगा। ये आर्टिकल 148 का आता है। अब आर्टिकल 149 के बारे में बात कर लेते हैं। कैग शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज, ये इसकी ड्यूटीज और पावर्स के बारे में बात करता है कि जो यूनियन और स्टेट्स है और बाकी सारी जो बॉडीज हैं उनके जो किनके अकाउंट्स किनको वहां पे ऑडिट करना है वो एक लॉ गवर्न करेगा। ये कहता है कि पार्लियामेंट शुड इनैक्ट अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द कैग फॉर डीलिंग विद द ऑडिटिंग ऑफ यूनियन, स्टेट एंड अदर बॉडीज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ लॉ। तो वो लॉ आपका वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था वो 1971 में इनैक्ट करा गया था। एंड द लॉ इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ये आपका लॉ है जो इनैक्ट करा गया था, एंड दैट इज डन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 149। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 1971 का जो एक्ट है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डेंस में बना था, 148, 149, 150, 151। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे। फिर आर्टिकल 150 की बात करें, द अकाउंट्स के ऊपर है, ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच रिफॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। तो यूनियन स्टेट के अकाउंट्स को किस स्टैंडर्ड में किस तरीके से रखा जाएगा, ऑब्वियसली वो प्रिस्क्राइब प्रेसिडेंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ कैग, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैग ही उसको डिसाइड करेगा। फिर आर्टिकल 151 आता है, कैग शैल सबमिट द रिपोर्ट इन केस ऑफ यूनियन टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट को करता है, प्रेजेंट करता है, और उसका प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में कहता है कि उसमें प्रेजेंट करो, और स्टेट्स के लिए भी। तो ये आर्टिकल 151 कहता है कि इसकी जो रिपोर्ट्स है वो पार्लियामेंट में टेबल होनी चाहिए, एंड देन द कमेटीज लाइक पैक हो गया, आपका COPU हो गया, कमेटीज हो गई, पार्लियामेंट्री कमेटीज हो गई, वो स्क्रूटिनाइज करेगी। तो ये 4 आर्टिकल हो गए। 148 हो गया अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। 149 हो गया आपका कि पार्लियामेंट एक लॉ इनैक्ट करेगी उसके रेगुलेट करने के लिए, उसकी जो ड्यूटीज है फंक्शन के रिलेटेड है। आर्टिकल 150 हो गया अकाउंट्स हो गया। 151 हो गया पार्लियामेंट में आपकी रिपोर्ट टेबल करना, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल 148, 149 हो गया ड्यूटीज के रिलेटेड जो एक्ट होगा। 150 हो गया दैट आपका वो जो है कि अकाउंट्स के बारे में होगा, और 151 होगा दैट कि उसकी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में टेबल करी जाएंगी। अब हम इसकी की हिस्ट्री के एस्पेक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि इस साल ऑडिट दिवस है तो उसकी हिस्टोरिकल ओरिजिन के बारे में देख लेते हैं, इस वजह से इंक्लूड कर रहा है। तो पहला ऑडिटर जनरल ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करें तो थे सर एडवर्ड ड्रोमंड,
एंड ही वाज अपॉइंटेड इन 1860। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें जो है, तो वो थे आपके वी नरहरि राव। ही सर्व फ्रॉम 1948 टू 1954। फिर उसके बाद जो कैग, जिसको एक टूथलेस बॉडी हुआ करती थी बट उसको पब्लिक डोमेन में उसका रोल दिखाया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है कैग का, वो विनोद राय जी ने करा था। हु सर्व्ड एज द 11th कैग फ्रॉम 2008 टिल 2013, जो 2G स्कैम इनके ड्यूरेशन में आया था, जो 2G स्पेक्ट्रम का था कि 1 लाख करोड़ 1.7 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ था, कहते हैं कि गवर्नमेंट को लॉस हुआ था, तो वो जो रिपोर्ट थी वो इनके ड्यूरेशन में रिलीज हुई थी। और जो करंट कैग है वो है आपके GC मुर्मू, गिरीश चंद्रा मुर्मू। तो ये है, इन्होंने ऑफिस जो एज्यूम करा था 2020 में करा था, और उससे पहले GC मुर्मू से थे, पहले थे राजीव महर्षि। तो ये जो आपके GC मुर्मू है ये आपके 14th कैग हैं, और ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी एंड जम्मू कश्मीर भी आपका सर्व कर चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 14th है और इनका नाम क्या है, और उससे पहले थे राजीव महर्षि। 2020 में अपॉइंट करा था, तो अभी थोड़ा लंबा टाइम चलेगा। अब टाइमलाइन की बात करें, ये तो हमने वैसे की लोगों की बात करी, पर एक एस्पेक्ट से बात करें कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, उस टाइमलाइन को देखें। अभी तो हमने लोगों की टाइमलाइन देखी थी। तो ये 1858 में स्टार्ट हुआ था, जब ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द रेन्स ऑफ द गवर्निंग इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कहा था कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, अब ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा। तो वो 1858 से आपका स्टार्ट हुआ था इस पे काम, एक ऑफिस सेट कर दिया था, ऑफिस ऑफ द, ये इसका सेट कर दिया गया था। और उसके बाद 1860 में मैंने आपको बताया था एडवर्ड ड्रूमोंट को अपॉइंट करा गया था ऑडिटर जनरल का। फिर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट वर क्रिएटेड इन 1862। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने प्रोवाइडेड फॉर ऑडिटर जनरल इन इंडिया, तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था, यानी कि लीगल स्टेटस मिल गया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था, जो मैंने आपको बताया था 148 टू 151। और फिर पार्लियामेंट ने आपका 1971 में एक एक्ट पास करा था, जो मैंने आपको बताया था, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 149। अब देख सकते हैं कितना इंटरलिंक्ड है। तो उस एक्ट का नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। फिर 1976 में क्या होता कि अकाउंटिंग फंक्शंस वर टेकन अवे इन द केस ऑफ सेंटर इन 1976 एंड हैंडेड ओवर टू CGA। तो वो कंट्रोलर था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, द प्रिंसिपल अकाउंटिंग अथॉरिटी। तो अकाउंट्स के कंटेक्स में सिर्फ सेंटर के केस में, ये ध्यान रखना, सिर्फ सेंटर के केस में जो कैग के फंक्शंस थे, अकाउंटिंग फंक्शंस, वो इसको दे दिए गए थे CGA को। बट स्टेट के जो अकाउंट है दैट आर कंटिन्यू टू बी कंपाइल्ड बाय द कैग, ये भी कहा जाता है कि ये भी हैंड ओवर कर देना चाहिए, बट अगेन उसमें इश्यूज हैं, तो रिकमेंडेशन है रिफॉर्म की। और कैग ने अपना एक एडवाइजरी बोर्ड सेटअप करा था, ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड इन 1919। तो ये इसकी ब्रीफ टाइम लेने की इवेंट्स हैं, उसमें क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको बता दिया। फंक्शन इसके बताया था, मैंने आपको बताया था, इट इज एम्पावर टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस बॉडीज एंड कॉर्पोरेशन सब्सटैंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। यानी कि 51% अगर किसी बॉडी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सब्सटैंशियली फाइनेंस कर रही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी, तो उस बॉडी को भी ऑडिट कर सकते हैं। तो सारी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एज वेल एज बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस बाय दीज टू गवर्नमेंट्स, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको ऑडिट कर सकती हैं। फिर इसकी जो रिपोर्ट्स के बारे में बात करती है, दीज आर बीइंग टेकन अप फॉर डिस्कशन बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये पूछ सकती है कि कौन कौन सी कमेटी क्या की रिपोर्ट को आपका स्क्रूटिनाइज करती है। एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये आपका PSUs के कंटेक्स्ट में होती है और रिपोर्ट ऑडिट करता है। तो ये दूसरा फंक्शन होगा। पहला हो गया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, और साथ में जो बॉडीज हैं उनकी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय कैग, इन दोनों गवर्नमेंट से होती है, उसकी फंक्शनिंग को ऑडिट करता है। दूसरा हो गया इसकी रिपोर्ट्स होती है, वो कौन स्क्रूटिनाइज करता है। तीसरा अगर इसके रोल की बात करें, कैग इज ऑल्सो द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसमें पूछ सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर है, RBI का गवर्नर है, या फिर कैग है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैग है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स। और इस डिपार्टमेंट में कौन से वहां पे आपके अफसर जाते हैं, कौन से ऑफिसर जाते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो ग्रुप है सिविल सर्विसेज है। हो सकता है आप लोग अभी ऑलरेडी सर्व कर रहे हो, या फिर हो सकता है काफी लोग जाएंगे उसमें से। तो इस सर्विस में जो लोग हैं वो इस डिपार्टमेंट में जाते हैं, और इस डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है, कैग करता है। तो ये आपका फंक्शंस के कंटेक्स्ट में हो गया। अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने बताया था कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट का ये सिंपल हिसाब किताब है। रिमूवल के केस में जो मैंने आपको बताया था कि दे होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स और एट द एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर टर्म्स व्हिचएवर इज अर्लियर।
एंड जो उसके रिमूवल के ग्राउंड है, द कैग शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस लाइक ऑन द ग्राउंड्स, मैनर ऑन द ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हो गया, जो मैंने आपको बताया था 9th नंबर पे आता है इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, और साथ में आपका हो गया कि रिमूवल के कंटेक्स में भी एज अ सुप्रीम कोर्ट जज की तरीके से होता है, दैट इज कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। तो ये नहीं कि सर मिसबिहेव करे या फिर इनकेपेबल है, वो प्रूव करना पड़ेगा, और वो भी फिर आपके दोनों हाउसेज जब आपके रिकमेंड करेंगे उस तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है ये। तो ये आपका हिसाब तरीका हो गया एक दूसरा रिमूव करने का। और अगर हम बाद में पोस्ट रिटायरमेंट की बात करें तो कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ये सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। ये उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है, क्योंकि ये भी लोगों को लगता है कि हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या वो कहते हैं कि यार हमारे साथ थोड़ी लीनियंसी बरतना, please be very lenient with us and we will make sure that after retirement we will make you a governor of some particular state or we'll give you a very nice job in a government with all the perks। तो वो इंश्योर करने के लिए वो रिटायरमेंट के इमीडिएटली बाद वहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। सैलरी जो है वो आपका, मैंने आपको बताया था, सैलरी एंड सर्विस कंडीशन है वो आपकी डिटरमाइंड बाय 1971 का एक्ट है, एंड द सैलरी सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंड नाइदर हिज सैलरी नॉर राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और एज रिटायरमेंट कैन बी वेरिड टू द डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो ऐसा नहीं है कि यानी कि आपका कैग अपॉइंट कर दिया, अब कैग आपका क्या कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑडिट करे जा रहा है और उनकी गलतियां निकाले जा रहा है। तो एज अ रेवेंज या फिर एज अ डेटरेंस के लिए क्या करते हैं कि उसकी रिटायरमेंट कंडीशन, पेंशन कंडीशन, सैलरी उसकी कम कर दी, तो उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए उसके अपॉइंटमेंट के बाद कुछ चेंज नहीं कर सकते। एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, और ये 1971 का एक्ट गवर्न करता है। ये सैलरी के कंटेक्स में हो गया। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स के कंटेक्स में कि क्या क्या सजेस्टेड रिफॉर्म्स है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ओपोजिशन पार्टीज में, जो भी पार्टी ओपोजिशन में आती है वो तब क्या क्या रिफॉर्म कर देती है, जब खुद पावर में आ जाती है तब कुछ नहीं करती। जैसे बीजेपी के एल के अडवाणी जी हैं, तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन करी थी 2011-12-13 के आसपास कि भाई कैग में रिफॉर्म करना चाहिए, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर चेंज करना चाहिए, पर जब वो बीजेपी खुद पावर में आ गई अब तक तो रिफॉर्म करा नहीं। पर बहुत सारे आपके एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। तो एक ये सजेस्टेड रिफॉर्म है कि इट शुड बी अपॉइंटेड बाय द कोलिजियम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पैक्ट उसमें रोल प्ले कर रही है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, सीजीआई, तो वो भी आ जाएगा। और भी काफी लोगों ने, जैसे फॉर्मर कैग वीके शुंगलू, इनकी कोई रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने भी रिकमेंड करा कि था कि कैग शुड बी मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अभी है, तो सिमिलरली कहा जाता है कि कैग के को भी एक मल्टी मेंबर बॉडी बना देना चाहिए। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स है कि अकाउंटिंग फंक्शन उसके स्टेट के हैं वो स्टेट्स को दे देने चाहिए, तो डिक्रीज द वर्कलोड, उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मल्टी मेंबर बॉडी का तो बता दिया। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी बॉडीज़ को भी इसके अंडर डायरेक्टली ले आना चाहिए। तो वो बहुत सारे रिफॉर्म्स है, वो कभी हम अलग से डिटेल में जब कैग को पूरी होलिस्टिक वे में उसके रिफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर था कैग के बारे में, जिसमें मैंने आपसे एमसीक्यू पूछे, आपको ऑडिट दिवस के बारे में बताया, कैग के बारे में बताया, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसकी सैलरी, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उसके बहुत सारी डायमेंशंस कवर करिए इन 3C अप्रोच। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। बाकी सारे दोस्तों से भी शेयर करिए। और हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब पे तो यही हमारे वीडियोस, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी है देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।